We will start with a new chapter and the name of the chapter is salaries. हमने आई थिंक अभी तक सेक्शन 9 पढ़ लिया था, तो अब हम फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, एज आप सबको पता है, मैंने एक बार डिस्कस किया था आपके साथ कि एज पर सेक्शन 14 टोटल इनकम किस तरह से कंप्यूट होता है और किसे हम हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। वहां हमने देखा था कि टोटल इनकम को हमने 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया था। पहला हेड का नाम था सैलरीज, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे हेड को हम कहते हैं पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड होता है कैपिटल गेन्स एंड पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप कभी कभी देखोगे कुछ टीचर्स इनकम फ्रॉम सैलरीज कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सैलरी वर्ड अपने आप में ही एक इनकम को डिफाइन करता है, तो कभी भी हम इनकम फ्रॉम इनकम नहीं लिखते, हम इनकम का नाम लिखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी एक एसेट है, वो इनकम नहीं, इसलिए हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा। उसी तरह से अदर सोर्सेज भी सोर्स हो सकते हैं, इसलिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखते हैं। अदरवाइज बाकी तीनों हेड अपने आप में ही एक इनकम को डिफाइन करता है। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह से सैलरीज हमारे टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सेक्शन 14 ने हमें इनकम्स को 5 शेड में डिवाइड करके ग्रॉस टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट समझाया। फिर किस तरह से हम उससे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A क्लेम करते हैं, कंपनीज के केस में हम चैप्टर 10 भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेट इनकम आता है, टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस एंड ऑल, वो हम सब थ्रू आउट द सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्ट, सेक्शन 15 सैलरीज। अब आपको लग सकता है कि सर आपने 9 पढ़ाने के बाद 14 डिस्कस किया, 15 में आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 10 भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। हमें सेक्शन 10 के कुछ रेफरेंसेस पढ़ने हैं। हाँ, 11, 12, 13 हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, वो दूसरे टाइप के एसएससीज के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15। तो सैलरीज के हेड में किसी भी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब कब एक इनकम सैलरीज मानी जाती है, ये सबसे पहला जानना होगा आपको। आज मैं एक चीज समझा रहा हूं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय, ये जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है उसकी चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी हमें ये बताता है कि कब किस इनकम को किस हेड में लिखा जाता है। तो वैसे ही सेक्शन 15 इज द चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरीज। ये हमें बताता है कि कब एक इनकम को हम टैक्स में सैलरीज के हेड में लिख सकते हैं। तो इसने पहला कंडीशन बताया, और ये ही मोस्ट वाइटल कंडीशन है, दैट देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब पेयर एंड पेई के बीच में, किसके बीच में? पेयर, द पर्सन हु पेज द अमाउंट, ही एंड द पेई, द पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट, there should be a relationship of employer employee, और we can say servant and master। ये जब मैं वर्ड बोलता हूँ सर्वेंट एंड मास्टर, कुछ लोगों को लगता है अरे मतलब वो नौकर जो हमारे घर पे रामू भैया काम करते हैं। मैंने कहा नहीं, सर्वेंट का मतलब वो हर इंसान होता है हु वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ अदर्स। ठीक, अगर मान लो मैं कहीं जॉब करता हूं और मुझे अपना जॉब रोल या मेरी जॉब प्रोफाइल मुझे कहती है कि मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस मानूं, इन दैट केस आप याद रखिएगा दैट आई एम एन एम्प्लॉई एंड द पर्सन हुज इंस्ट्रक्शंस आई एम फॉलोइंग इज द एम्प्लॉयर ऑफ मी। क्लियर? तो सबसे पहली चीज है, इनकम को सिर्फ उसी समय इस हेड में लिखा जा सकता है व्हेन देयर एग्जिस्ट एन रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। क्लियर? ना मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा। ठीक, बिट लाइक आपने बहुत बार सुना होगा, जब एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, या फिर एमएलए होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे विधानसभा, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट होगा, विधानसभा विधान परिषद है। ठीक, इन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानते हैं, बट दे आर नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे आर द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एंड देयरफॉर उन्हें जो रेम्यूनरेशन फॉर देयर पोस्ट मिलती है, जैसे हमने शायद सिविक्स में बचपन में पढ़ा है दैट पीएम ऑफ इंडिया विड्रॉज अ सैलरी ऑफ अराउंड 50,000 पर मंथ
एक्सक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ परक्विजिट्स लाइक मतलब सैलरी इन काइंड कहते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बट उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं, वो सैलरीज नहीं होती क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट में लोग चप्पल नहीं चला सकते थे। क्लियर? एंड सेम वे में अगर हम बात करूं, जैसे लोग सीए पढ़ते हैं, सीएस पढ़ते हैं, आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो ये जो आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं ना, ये भी अपने प्रिंसिपल के एम्प्लॉय नहीं होते। देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो आप वहां पे उसे चार्ज नहीं कर सकते, मतलब सैलरीज के हेड में वो नहीं आएगा, रेदर हम उसे दूसरे हेड्स में चार्ज करेंगे। तो ये विद एमपी एमएलए अपनी सैलरी कहाँ लिखेंगे, मतलब रेम्यूनरेशन को, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। कहाँ टैक्स्ड होगा? पीजीबीपी। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा, सैलरीज के हेड में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ड्यू बेसिस और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? मतलब क्या, मान लो गवर्नमेंट ने कहा, सपोज एंड हुआ ईयर, लास्ट ईयर एंड हुआ 2019-20, मुझे मार्च में अप्रैल की सैलरी मतलब मार्च की सैलरी मुझे अप्रैल में मिली सपोज, तो क्या मैं 2019-20 में गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि सर मुझे तो मार्च की सैलरी मिली नहीं मार्च में, मतलब 2019-20 में नहीं मिली, तो आप उस पर टैक्स नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने कहा इन दोनों में से पहले कौन सा डेट आया, आपने कहा पहले डेट आया मार्च 2020, और ये मार्च 2020 किस ईयर का पार्ट है, आपने कहा सर ये पार्ट है 2019-20 का। किसका? 2019-20। तो इनकम कौन सी ईयर का माना जाएगा? 2019-20 का। ध्यान से देखिएगा, सपोज ऐसा होता है कि मुझे मार्च की सैलरी, अप्रैल की सैलरी, मतलब जो 2020-21 का पार्ट है वो मुझे मार्च में ही मिल गई एडवांस में, ये एडवांस सैलरी का केस है। तो आप देखोगे कि ड्यू अप्रैल में होने वाला था बट मिल मार्च में ही गया। फिर से दोनों में से अर्लियर कौन सा? मार्च, एंड अगेन मार्च फॉल्स इन विच ईयर? इट फॉल्स इन 2019-20। तो फिर से प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? 2019-20। अब मान लो मार्च की सैलरी है, ड्यू मार्च में हुई थी बट मई में मिली और 2 महीने बाद, फिर से इन दोनों में से अर्लियर टाइम कौन सा है? मार्च 2020, और अगेन 2019-20 शैल बी कंसिडर्ड एज द प्रीवियस ईयर। मतलब हमने ये माना कि मान लो सैलरी ड्यू हो जाती है, नहीं मिलती, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, ठीक, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, तब भी गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। और अगर सैलरी ड्यू नहीं हुई है, आपने एडवांस में सैलरी ले ली, तब भी गवर्नमेंट उस पैसे पे टैक्स मांगेगी। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब पॉइंट नंबर 3, आप देखिए, इसे हम ग्रेड सिस्टम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेड सिस्टम को समझना सैलरी में। ग्रेड सिस्टम different type of government employees and even certain private organization maintains the system। ये एक्चुअली में ये बताता है कि सैलरी का इंक्रीमेंट पैटर्न कैसा होगा और कब तक। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 12,000, देन हाइफन 500, देन 17,000, देन हाइफन 800, देन हाइफन 20,200। इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय ने जॉब ज्वाइन की थी उसकी सैलरी कितनी थी? 12,000। एनुअली वो कितने रुपए से बढ़ेगी? 500 से। कब तक? जब तक उसकी सैलरी 17,000 ना हो जाए। देन उसकी सैलरी एनुअली कितने रुपए से इंक्रीज करेगी? 800 से। कब तक? जब सैलरी 20,200 ना हो जाए। तो बेस्ड ऑन दिस आपसे पूछा जा सकता है कि करंट प्रीवियस ईयर में उसकी सैलरी कितनी है पर मंथ। क्लियर? जैसे कि हम देख सकते हैं ही ज्वाइंड ऑन 1/4/2015, तो डेफिनेटली हमारे प्रीवियस ईयर 2019-20 में, एज इट इज आफ्टर 2 years, तो डेफिनेटली अब उसकी सैलरी जो है वो पर मंथ कितने की है? 20,200 की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, this is the definition of salary as per section 17 subsection 1, as per section 17 subsection 1। सैलरी का मतलब होता है सैलरी इंक्लूड वेजेस को, ये इंक्लूड करता है किसी भी एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है जब हम इक्वल सम ऑफ मनी पे करें,
जिसे हम पेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पेंशन भी इज अ टाइप ऑफ एन्युटी। कोई भी ग्रेचुइटी सैलरी का पार्ट होती है। साथ ही साथ सैलरी इंक्लूड करता है एनी फी, कमीशन, परक्विसिट्स। परक्विसिट्स का मतलब होता है, इसे कहते हैं सैलरी इन काइंड। जब सैलरी काइंड में पे की जाती है, काइंड में मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे दिया जिसके लिए वो रेंट आपसे नहीं ले रहा, मान लो घूमने के लिए गाड़ी दे दी, बच्चों की स्कूल की फीस वो डायरेक्टली पे कर देता है। तो जब सैलरी काइंड में दी जाती है तो उसे हम परक्विसिट्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट भी मिलता है इन ल्यू ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी। इन ल्यू का मतलब होता है सैलरी के बदले, और इन एडिशन टू सैलरी का मतलब होता है सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता है। कोई भी एडवांस सैलरी, इसे भी हम सैलरी का पार्ट मानेंगे। लीव सैलरी, लीव सैलरी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तीन टाइप के होते हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक, रिकॉग्नाइज्ड होता है जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो क्या, आर पी एफ। आरपीएफ होता है, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, बट वो ऐसे फंड्स होते हैं जिसे गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती। ओके, नेक्स्ट, कोई भी सम जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय के अकाउंट में इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसे भी हम सैलरी का पार्ट मानते हैं। एंड लास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन स्कीम में पैसे जमा करती है, जो सीसीडी में कवर्ड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6A में, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया दिस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज इट विल बी कवर्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ठीक, इन चीजों को पढ़ने के बाद आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सैलरीज जो है उसे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है इसे हम कहेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, जहां हम बात करेंगे ग्रेचुइटी के बारे में, क्या होती है समझाऊंगा मैं आपको। हम बात करेंगे पेंशन के बारे में, क्या होती है। हम बात करेंगे वीआरएस के बारे में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हम बात करेंगे लीव सैलरी के बारे में कि क्या होती है ये, और हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट एरिया होगा सैलरीज चैप्टर में उसे हम कहेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस को हम डिवाइड करके कुछ पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से वो है जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया अलाउंसेस में होगा उसे हम कहते हैं स्पेशल अलाउंसेस। इनमें भी हम सेक्शन 10 का रेफरेंसिंग पढ़ने वाले हैं, मतलब ये दोनों एरियाज कवर करेंगे हमारे सेक्शन 10 को। एंड अदर अलाउंसेस बोलकर हम कुछ एरियाज पढ़ेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारा होगा वो होगा पर्क्स, जिसे हम पर्क्विसिट्स कहते हैं। इसके हमें बहुत सारे डिविजन्स पढ़ने। एंड लास्ट हमारा जो एरिया होगा उसे हम पढ़ेंगे पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड्स। ठीक, ये हमारे सैलरी के कंटेंट पॉइंट्स है। इसे छोड़कर हमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 पढ़ना है सैलरीज में, तो हम देखते हैं कि ये क्या है और कैसे मूव ऑन होता है। विल फर्स्ट स्टार्ट विथ ग्रेचुइटी। क्लियर।
तो नाउ जस्ट सी, किसे कहते हैं ग्रेचुटी? तो याद रखिएगा, ग्रेचुटी is a type of payment which is made by an employer to an employee. कभी कभी एम्प्लॉय को दिया जाता है, कभी कभी एम्प्लॉय हेयर को भी दिया जाता है। अगर मान लो एम्प्लॉय सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब ही डाइज, ठीक, तो उसके बिहाफ में ये पैसे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों दे रहे हैं पैसा? इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। मतलब आपने जैसे आप मेरे लिए काम करते हो, आपको सैलरीज मिलती है, बट आप मेरे लिए बहुत साल काम कर रहे हो, इसके लिए हम ग्रेचुटी एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक, मतलब हम नहीं पढ़ेंगे, आप लॉ में पढ़ोगे ग्रेचुटी एक्ट को। इसके ऊपर हमारे पास पूरा एक एक्ट है इसके ऊपर, जिसे हम ग्रेचुटी एक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पे अगर एक बंदा किसी कंपनी में 5 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस करता है एंड इफ द कंपनी इज कवर्ड इन द ग्रेचुटी एक्ट, तो उसके एम्प्लॉयर को ऑन द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक, एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ उसके किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ पैसे देने होते हैं। ठीक, ये रेंडर्ड सर्विसेज किसने रेंडर्ड किया था? एम्प्लॉय ने। तो इसीलिए इसे हम सैलरी का पार्ट मानते हैं, अगर अगर एम्प्लॉय इसे रिसीव करे। तो हमने देखिए यहां पे लिखा है, इसीलिए ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज चार्ज हेड सैलरीज। बट अगर ग्रेचुटी रिसीव हो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर के द्वारा, मतलब मान लो एम्प्लॉय मर गया, उसकी वाइफ या उसके बेटे ने ये सैलरी रिसीव की है, तो सच रिसीवर विल charge this income under the head income from other sources. Now, gratuity comes with certain exemption limit. This exemption limit को explain करता है section 10 subsection 10, the first important part, section 10 subsection 10। यहां से हमने section 10 शुरू किया पढ़ना। इसका एक और section 10 का पार्ट है जो सैलरीज का नहीं है, बट हम बाद में उसे पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारे एरियाज है। तो ग्रेचुटी कैसे होता है? हम ग्रेचुटी को दो एरियाज में डिवाइड करेंगे। पहला, ग्रेचुटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सेकेंड, ग्रेचुटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट ने इसे टैक्सेशन एक्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया। एज गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो भी ग्रेचुटी वो देती है वो जेन्युइन होती है, एज रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी ग्रेचुटी रिसीव करेगा उसे फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया? फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर कोई भी ग्रेचुटी मिलती है या उसके लीगल हेयर को कोई भी ग्रेचुटी मिलती है ऑन द डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी अमाउंट एज टैक्स फ्रॉम दैट अमाउंट रिसीव्ड। बट अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई ग्रेचुटी रिसीव की, तो गवर्नमेंट पहले पता करेगी क्या ये जेन्युइन है। तो जेन्युइन का पहला डेफिनेशन होता है वेदर सच पर्सन वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुटी और नॉट। और सेकेंड केस होता है वेदर सच पर्सन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुटी बट ही हैज टेकन ग्रेचुटी, तो उसका एग्जेम्पशन अलग होगा। अब ये किस तरह से मूव ऑन करेगा, मैं एग्जेम्पशंस के बारे में से बात कर रहा हूं, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिए। तो अब देखिए, हम सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी। किसके लिए? यहां पे हम पढ़ेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में, कॉमा कवर्ड अंडर एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट। तो कैलकुलेशंस कैसे होंगे? हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डिटेल कॉलम होगा एंड अमाउंट कॉलम होगा। आप इस फॉर्मेट को कंप्लीट कीजिएगा अभी कॉपी में। स्टूडेंट्स को नोट्स पर्टिकुलरली मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज
ये नोट्स ही आपको बाद में हेल्प करते हैं और एक्चुअली आपको इनकरेज भी करते हैं टू स्टडी। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम एक अमाउंट रिसीव करेंगे, तो हमने लिखा अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेच्युटी। हमने एक अमाउंट रिसीव किया, हमने यहां लिखा। अब क्या होगा कि हमें कुछ एग्जेम्पशन मिलेंगे, तो हमने लिखा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अब गवर्नमेंट ने यहां वर्ड लिखा है लोअर ऑफ। एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट हमेशा एग्जेम्पशन देते समय लोअर ही लिखती है, क्योंकि वो चाहती है कि एग्जेम्पशन कम से कम दिया जाए, ठीक, अपर कैप लगाई जाए एग्जेम्पशन के ऊपर, एंड जिससे हमारे टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है। तो इसमें तीन चीजें गवर्नमेंट ने लिखी है, दो तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक तो एग्जेम्पशन नेवर कैन एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड, तो याद रखिएगा इसका पहला आइटम तो क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, आपने कितना रिसीव किया, क्योंकि जितना आप रिसीव करोगे उससे ज्यादा का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। और लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिमिट। ये गवर्नमेंट ने एक्ट में लगा के रखी है 20 लाख रुपए की। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही वेरिएशन देखेंगे हम टाइम टू टाइम अलग अलग केसेस में, ठीक। ये इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एज पर एक्ट्स कैलकुलेशन। मैंने यहां थोड़ा शॉर्टकट मारा, रीजन बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट दोबारा नहीं बनाना है, ठीक। हम यहां माइनस करके फाइनली क्या लिखेंगे, taxable gratuity. Now this format can be used for both a person covered or not covered under gratuity act. तो आप लिख सकते हो covered प्लस नॉट कवर्ड, दोनों में इस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए लिमिट, इस पॉइंट के बारे में मैं लिख रहा हूं, दिस इज नोट 1, हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। इफ अ पर्सन is covered under the act, तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा था अपने एक्ट में, मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में, कि जब एक बंदा जो ग्रेच्युटी रिसीव करने के लिए एलिजिबल है वो रिटायर करता है और इफ ही डाइज तो उसे 15 डेज की सैलरी मिलती है। कितने दिन की, 15 डेज की। और गवर्नमेंट ने ऐसा माना, एक्ट ने एक्चुअली ऐसा माना कि एक मंथ में 26 डेज होती है, तो हम 15/26 लिखते हैं इन लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपने आखिरी बार कितने रुपए सैलरी लिए थे। क्योंकि अगर आप लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय 26 लिखोगे तो 1 डे की सैलरी आ जाएगी, इंटू 15 करोगे तो 15 डेज की सैलरी हो जाएगी, इंटू नंबर ऑफ completed years of service or part thereon in excess of 6 months। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड का क्या मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने कहा कि आप कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस को लोगे, या फिर अगर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस मतलब पीरियड ऑफ सर्विस में मंथ्स 6 मंथ्स से ज्यादा है तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। रीजन 6 मंथ्स या 6 मंथ्स से ज्यादा दोनों लेंगे हम। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 6 मंथ्स का मतलब होता है 0.5 ईयर्स, एंड जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 10.5 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 11, तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। तो अगर मान लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने सर्विस 21 ईयर्स 4 मंथ्स किया है,
तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ 21 ईयर्स ही इस फ्रैक्शन में लिखेंगे। बट मान लो अगर मैंने 21 ईयर्स 7 मंथ्स सर्विस की है तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट विल बी कंसिडर्ड एज 22 ईयर्स। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस इफ द पर्सन इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट? मतलब एक बंदे को ग्रेचुइटी मिलनी ही नहीं थी बट उसे मिल गई। इफ एसएससी was not covered under Gratuity Act 1972 तो क्या होगा? इन दैट केस गवर्नमेंट ने दो जगह पे फोकस किया। एक तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से तब 26 डेज इन अ मंथ वाला कॉन्सेप्ट इनके लिए वैलिड नहीं है बिकॉज दे वर नॉट कवर्ड। दूसरा क्योंकि एक बंदा जिसे ग्रेचुइटी नहीं मिलनी थी उसे ग्रेचुइटी मिली तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रोबेबल थ्रीट है ऑफ करप्शन। तो हो सकता है ना कि मान लो मैं एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं रिटायरमेंट से पहले एक महीने पहले अपनी सैलरी को 10 टाइम्स बढ़ा लेता हूं और उसे विड्रॉ करता हूं, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता हूं ताकि मेरा ग्रेचुइटी का ये कैलकुलेशन बहुत ह्यूज है। तो गवर्नमेंट ने इस पार्ट को रोकने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला में एक चेंजेस किया। फर्स्ट तो गवर्नमेंट ने कहा दैट नाउ द मंथ विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑफ 26 डेज, इट विल बी कंसिडर्ड ऑफ 30 डेज। तो हम क्या लिखेंगे 15/30। अब क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूं कि लास्ट हो सकता है कि लास्ट 1-2 मंथ 4 मंथ में उसने सैलरी जानबूझ के बढ़ाई हो जस्ट बिफोर रिटायरमेंट ताकि उसका ये कैलकुलेशन का वैल्यू हाई आ जाए, उसकी एग्जेम्पशन बढ़ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पे लिखा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। एंड तीसरी पेनल्टी, मतलब पहली पेनल्टी उन्होंने यहां की 26 डेज की जगह 30 डेज ले रहे हैं, दूसरी पेनल्टी इस फॉर्मूले में की, तीसरी यहां पे भी की। उन्होंने इस बार सिर्फ लिखा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब इस बार पार्ट देयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इस केस में अगर मैं 21 ईयर्स 7 मंथ्स भी काम करता हूं तब भी ईयर्स 21 ही रहेंगे, हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से इनके ऊपर सम सॉल्व किए जाते हैं एंड सैलरी का मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, हमें सैलरी का मतलब समझना है और इसे आगे कंटिन्यू करना है। तो फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, हमें मीनिंग ऑफ सैलरी जाननी है। क्या जाननी है कि सैलरी का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड सैलरी है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स मेनली एज पर रूल 2H के हिसाब से हमें हमारे सैलरी में दो ही चीजों को इंक्लूड करना है। फर्स्ट हमारी बेसिक सैलरी प्लस हम सेकंड लेंगे डीए। तो आपने कहा सर डीए क्यों लिया? अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में सैलरीज में क्या पढ़ा है, यहां तक हम सैलरीज के बारे में किन चीजों के बारे में जानते हैं। हमने सिर्फ ग्रेड सिस्टम ऑफ सैलरी पढ़ा, तो हमें सिर्फ बेसिक सैलरी के बारे में पता है। तो हमने जब यहाँ पे ये पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें ये बात पता था कि अभी तक हमारे लिए सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी है। बट क्योंकि अगर कभी कभी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब आपको एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में हो सकता है कि उसने ऐसे कोई क्लॉज लिख दी है जिसके कारण डीए को आपको सैलरी का पार्ट मानना पड़ रहा है। तो हम लोग डीए को सैलरी का पार्ट कब लेंगे? अगर एज पर एग्रीमेंट इट विल फॉर्म पार्ट, या हम इसे लिखते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या लिखते हैं? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। Only then it shall be included in calculation of retirement benefits.
इन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सैलरी। अगर ये फॉर्मिंग पार्ट नहीं होगा हम डीए को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हमने, दैट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी सैलरी मींस द लास्ट ड्रॉन सैलरी इन कैश, मतलब आपने जो कैश में लास्ट ड्रॉन सैलरी की होगी उसे हम सैलरी मानेंगे, एंड इट विल इंक्लूड डीए। बट ये किसी भी बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस या ऐसी किसी भी दूसरी चीजों को इंक्लूड नहीं करता। क्लियर? तो इसका मतलब जब भी हमें रिटायरमेंट बेनिफिट में सैलरी पढ़ना था, हमारे लिए सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी था। बट अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा कहता है कि डीए को भी कंसिडर करना होगा सैलरी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, देन वी विल इंक्लूड डीए। ओके, नाउ देयर वाज अ केस स्टडी, जैसे अभी मैंने आपको बताया रूल 2H, ठीक है, ये बताता है, ये फोर्थ शेड्यूल्ड है किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। इसने हमें बताया था कि सैलरी का मतलब क्या होता है। तो इसने साफ साफ ऐसा कहा है दैट डीए ओनली इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड्स, मतलब अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा कि डीए को इंक्लूड करना है तो करेंगे। बट जैसे कि हमने अपने बेसिक चैप्टर में डिस्कस किया है कि कोर्ट डिसीजंस भी लॉ का पार्ट बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था किसके केस में, गेस्टनर डुप्लीकेटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमीशन को भी सैलरी माननी होगी अगर, अब देखिए कंडीशंस क्या है, पहला वो कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन नंबर 1 क्या है, इट मस्ट बी इन फिक्स्ड परसेंटेज। याद रखिएगा, नॉट इन द फिक्स्ड अमाउंट, इट मस्ट बी इन फिक्स्ड परसेंटेज। दिस परसेंटेज मस्ट बी ऑन द टर्नओवर, मतलब सेल्स के ऊपर होना चाहिए ये परसेंटेज, एंड दिस टर्नओवर मस्ट बी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब ये वो कंपनी का टोटल सेल्स नहीं, ये वो सेल होना चाहिए जो एम्प्लॉय ने अचीव किया है, मतलब एम्प्लॉय ने इस सेल को किया है। लाइक अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि दैट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट where a person basically gets salary on the basis of sales that he produces. Generally in case of salesmen, we see in case of MBA sales, जो लोग MBA sales रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। आप MR के केस में देखोगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको एक फिक्स्ड सैलरी बहुत कम मिलती है, अराउंड 50,000, 20,000, 25,000, और इन्हें कहा जाता है कि आप सेल करो, जितना ज्यादा आप सेल करोगे यू विल गेट 2%, यू गेट 3%, यू गेट 5% ऑफ दैट सेल्स एज कमीशन। इससे क्या होता है, इससे कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट को लिमिट कर देती है और एम्प्लॉइज को इनिशिएट लेने में इनकरेज करती है ताकि वो सेल्स को इनहेंस करे। क्लियर? अब जैसे कि हमने दूसरा केस पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड, क्या है, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो हमने शायद बीच वाले फॉर्मूला में ये देखा दैट देयर मस्ट बी एन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मैंने आपको बताया था कि इसका रीजन क्या है ऐसा होने का, कि एवरेज सैलरी हमने क्यों लिया। मैंने आपको बताया कि ये एम्प्लॉय तो कवर्ड नहीं था ग्रेच्युटी एक्ट में, इसका मतलब ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंगली इसे ग्रेच्युटी नहीं मिलनी थी, बट इसे मिली। इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि डेफिनेटली इसने जानबूझकर ग्रेच्युटी को ज्यादा लेने के लिए अपनी सैलरी को बढ़ा दिया। हो सकता है, जनरली होता है कि लाइक इन केस कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक अ पार्टनरशिप फर्म, और उसका एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो पार्टनर्स ने क्या किया, उसे ज्यादा पैसे देने के लिए या उसने ज्यादा पैसे लेने के लिए अपनी सैलरी 2-3 महीने बढ़ा ली, 10 टाइम्स कर लिया, 20 टाइम्स कर ली, 2-3 महीने ये सैलरी विड्रॉ की, मिनिमम 1 मंथ मान लो विड्रॉ की, लास्ट सैलरी को 20 टाइम्स बढ़ा लिया और सैलरी बोल के ज्यादा पैसे लिए, और उस बेसिस पे वो कैलकुलेशन कर रहा है, उसका ये सेकंड पार्ट का अमाउंट काफी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अपर कैपिंग तो 20 लाख तक की है, तो वो ट्राई करेगा कि वो इस अमाउंट को इतना बढ़ा दे। ठीक है, अगर ये अमाउंट ज्यादा होगा तो सेम जो यहाँ कैलकुलेशन में आ रहा है वो यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा लोग करते हैं। दिस इज व्हाट
वी डू प्रैक्टिकली इन द मार्केट। हमने इस आइटम को बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ जो भी इंक्रीमेंट करूंगा वो मेरा अमाउंट रिसीव्ड होगा और ये कॉलम बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस पॉइंट्स को इनहेंस करके 20 lakhs की तरफ अप्रोच करूं टू टेक मैक्सिमम एग्जाम्पशन। तो इसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लिख दिया दैट दे हैव टू कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। नाउ व्हाट यू मीन बाय एवरेज सैलरी? तो ये जो वर्ड लिखा है ना लास्ट, लास्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। याद रखिएगा हम क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। हम जिस मंथ रिटायरमेंट हो रहा है उस मंथ की सैलरी नहीं लेते, उससे प्रीवियस, क्योंकि लास्ट लिखा था ना, ठीक, इसलिए हम लोग ने क्या किया, हमने मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ दिया, हमने एक्सक्लूड किया किसे, मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो यहां मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसे कॉपी कीजिएगा, इसे कहते हैं एक्सक्लूड मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो हम मंथ ऑफ रिटायरमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एग्जाम्पल से कि मैंने क्या कहा एंड इसे किस तरह से देखते हैं। क्लियर? ना नीचे आके देखिए, सपोज हम कह रहे थे कि मान लो एक बंदे का रिटायरमेंट हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, सपोज ऑन 23 दिसंबर 2019। तो हम दिसंबर के मंथ को एक्सक्लूड कर देंगे, रिटायर्ड इन दिसंबर 2019। तो वी शैल एक्सक्लूड द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। therefore this 10 months means what? तो ये 10 मंथ्स कहां से कहां तक का होगा, ये होगा फरवरी 2019 से लेके नवंबर 2019 तक का पीरियड। इस पीरियड को हम 10 मंथ्स मानेंगे। ठीक, अब देखिए 10 मंथ्स एग्जैक्टली हो रहे हैं। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल सैलरी ऑफ दिस 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि इन सम्स को किस तरह से किया जाता है। विल फर्स्ट टेक अप विथ इलास्ट्रेशन नंबर 1। हम इलास्ट्रेशन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये कह रहा है मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 21 जनवरी 2020। तो सबसे पहली चीज, रिटायरमेंट कब हुई, 2019-20 में, एंड उसी समय बोल रहा है दैट ही रिसीव्ड 2,50,000। दैट मीन्स इनकम अराइज्ड इन विच ईयर, द इनकम वाज रिलेटिंग टू, हमने जैसे पढ़ा है सैलरीज में क्या होता है, ड्यू। रिटायरमेंट बेनिफिट ड्यू कब था, इट वाज ड्यू ऑन 21 January, and as the question is silent, we'll assume that it has been received on the same date. It may be different, ठीक, that it has been received on 25th January. तो as per the basis of accounting, this item is taxable during the year 2019-20 and that should be our previous year। ये हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर। तो मैं आपको लर्न करना नहीं सिखा रहा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू इन इंडिया। वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपके इस एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर आ रहा है, ये असेसमेंट ईयर आ रहा है, आप याद कर लेते हो। एंड इफ बाय चांस आपको एक या दो टर्म डिफर करना होता है तो आपको ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे टैक्स पूरा आता है कि नहीं। तो लर्न इट फॉर वंस, आप इसे हमेशा यूज कर पाओगे। This person worked for 25 years and 10 months. Now he has drawn a salary of 10,000 as basic, a DA of 5,000, a bonus of 20%, and a overtime allowance of 500 per hour, which amounted to rupees 2,500. Now, as per our basics, our salary will include basic plus DA if forming part of retirement benefit.
this will be basic plus DA. Clear? But DA only if it forms part. I'm writing FP, that means forming part. In the given question, you can see that the question never specified कि DA फॉर्म पार्ट कर रहा है या नहीं. तो इसका मतलब मैं 10,000 के बेसिक को तो ले लूंगा बट DA को नहीं लूंगा. So rather we can write it like basic plus 10 only. Clear? DA will not be considered. एंड बोनस तो ऐसे भी हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि बोनस इसके डेफिनेशन में नहीं आता है. ओवर टाइम अलाउंस भी हमारे डेफिनेशन में नहीं आएगा सैलरी के. तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, मैं इसके कैलकुलेशन को आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, आप सबसे पहले अपने ईयर्स स्पेसिफाई कीजिएगा कि आपने किसे प्रीवियस ईयर और किसे असेसमेंट ईयर लिया है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिख रहा है. ठीक है, ध्यान से देखिए. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस डेट वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी जब वो रिटायर हुआ, एंड इट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ अप्रैल 2019 टू मार्च 2020. तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2019-20. हमने फॉर्मेट में लिखा है एसएससी का नाम. स्टेटस, ही इज एन इंडिविजुअल. यू कैन राइट इट लाइक ही इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल. ठीक, द प्रीवियस ईयर इज 2019-20, और अगर 19-20 प्रीवियस ईयर है तो उसके ठीक बाद वाला 12 मंथ्स का पीरियड असेसमेंट ईयर होता है. हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं टैक्सेबल ग्रेच्युटी का. ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? टैक्सेबल ग्रेच्युटी का कंप्यूटेशन करने वाले. क्लियर? हमने फॉर्मेटिंग को फॉलो किया. आपको पता होगा कि हमने ड्रॉ किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मेट कैसा होता है. हमें कितने रुपए रिसीव हुए हैं? हमें रिसीव हुआ है 2,50,000. फिर हम लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 लोअर ऑफ. लोअर ऑफ में मैंने आपको बताया था कि हमेशा सबसे पहले ए और सी हम लिख लेते हैं. ये तो कॉपीड होता है. ए होता है अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज 2,50,000 जो ऊपर में है. बिकॉज याद रखिएगा एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड. तो इसीलिए एक लोअर तो एक अपर कैपिंग किस फॉर्म में लगाई गई? अमाउंट रिसीव्ड के. दूसरा स्टैट्यूटरी अपर लिमिट है जिससे ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं हो सकता. ठीक, उसे हमने 20 लाख रखा. नाउ आप क्वेश्चन में मूव ऑन कर चेक करते हैं. दिस पर्सन मिस्टर ए इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट. तो आपको शायद पता होगा दैट नाउ वी विल बी फॉलोइंग दिस फॉर्मूला. ठीक, विच वन? दिस पार्ट 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी. ठीक, तो 15/26 हमने लिखा हमारे सॉल्यूशन में. ठीक, लास्ट ऑन सैलरी वॉज हमारे हिसाब से कितना था? लास्ट ऑन सैलरी हमने लिया 10K. कितना लिया? 10K. आप 15K भी ले सकते हो एजम्पशन के साथ. ठीक, तो मैं आपको दोनों फॉर्म में सॉल्व करके दिखाऊंगा. अगर आप डीए को, मतलब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था तो इट्स अपॉन अस दैट वेदर वी शैल इंक्लूड इट और नॉट. तो अगर आप 10K लेके करते हो तो ये इस फॉर्म में दिखाई देगा 15 into 10,000 into 26. This will give you how much? 1,50,000. कितना देगा ये? 1.5 lakhs. और अगर आपने assume किया that DA will be forming part of retirement benefit because question is silent again, तो ये आपके the ball is in your court. ठीक है, you can decide. तो in that case the answer will be different. In such case we'll take it this as 15K
and the answer for this will be 2,25,000. मैं हमेशा assume करता हूं that if the question is silent, DA forms part of retirement benefit. Clear? And you can see that in certain cases, it may assume that DA doesn't forms part of retirement benefit. तो देखिए हमने अपना वर्किंग नोट क्या लिखा है. ठीक, हमने पहला वर्किंग नोट लिखा that as he has worked for 25 years and 10 months and he is covered under gratuity act, तो उसे हम 26 ईयर्स लेंगे क्योंकि हमने शायद वहां पे लिखा था, वर्ड आपने देखा होगा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. एज द नंबर ऑफ मंथ्स इज इन एक्सेस ऑफ 6, वी शैल राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. हमने राउंड इट ऑफ किया. ठीक, फिर हमने सैलरी का मीनिंग लिखा, सैलरी में क्या क्या होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमने हमारे सॉल्यूशन में हमने डीए को फॉर्मिंग पार्ट मान के इंक्लूड किया. आप एक्सक्लूड करके भी कर सकते हो. आप मेरा अजम्पशन यहाँ देख सकते हो. मैंने अपने सॉल्यूशन के लिए अजम्पशन लिखा है that DA forms part of retirement benefit. As the question is silent, we have assumed it. Okay. Okay, now देखिए आपने क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 का सॉल्यूशन देखा. Now we'll see that illustration 2 कैसे सॉल्व करेंगे. Similar type of question, retired on 25th October 2019 after entering a service of 21 years and 10 months. He earned a salary of 10,000 from 1/10/2018 till 30 जून. उसके बाद उसका सैलरी 1 जुलाई 2019 को इंक्रीज कर गया टू 15,000. उसे डीए मिलता था 1,000 पर मंथ, बट द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ डीए फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी. देखिए यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन ने कहा है दैट डीए शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी. आपको उसे ग्रेचुटी कितनी मिली है, 2,75,000, और आपको इसे सॉल्व करना है एज्यूम करते हुए दैट मिस्टर एक्स इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट. ठीक, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है. तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम. तो सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि हमने यहाँ देखा इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, तो इसके कॉन्सेप्ट में हमें शायद पता हो सेकंड फॉर्मूला, वहीं पे वेरिएशन है सिर्फ. उसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लिखा था, पार्ट देयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इसके केस में नहीं आता. तो हमें सर्विस ईयर कितना लेना होगा, ओनली 25 ईयर्स. इवन इफ ही वुड हैव वर्कड फॉर 11 मंथ्स एंड 28 डेज, हम उसे 26 ईयर्स नहीं लिखेंगे. तो हम इसका कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना लेंगे, ओनली 11, बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट. अच्छा, ही रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019. तो जब हम 10 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, पास्ट या लास्ट 10 मंथ्स, तो हम इसके पहले के 10 मंथ्स लेने वाले. तो 10 मंथ्स रिवर्स ऑर्डर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ ऐसा पीरियड होगा विच विल एंड ऑन September 2019. On which date? September 2019. So you just tell me as what are the 10 months which will end on September 2019. See, अगर मैं सितंबर की बात करता हूं तो दिस इज द 9th मंथ इन द ईयर 2019. हमें और एक मंथ चाहिए, तो कैन वी से दैट इट शैल बी फ्रॉम दिसंबर 2018 टू सितंबर 2019. इस पीरियड को हम कंसिडर कर रहे हैं. These are the 10 months जिसका एवरेज हमें लेना है. ठीक, ये चीजें क्लियर है आपको. चलिए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा. फर्स्ट, just write the heading, it's illustration 2. The SSC, कौन है SSC, मिस्टर एक्स. स्टेटस क्या है उनका, the status is individual. Previous year 2019-20 because he retired
in the month of October 2019. Clear? Assessment year क्या होगा? 2020-21 इस क्वेश्चन के हिसाब से. We are studying all the provisions which are relevant with Finance Act 2019, which is relevant for you. ठीक है. हमने particulars, detail and amount के columns draw कर लिए. Now just draw columns for this. हाँ, मेरे पास ही पेंसिल स्केल है और होना चाहिए. एग्जाम्स में जिनकी हैंडराइटिंग गंदी है उन्हें तो डेफिनेटली पेंसिल स्केल यूज करना चाहिए. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. जिनकी हैंडराइटिंग्स अच्छी होती है टीचर फिर भी समझ लेते हैं. जिनकी हैंडराइटिंग्स गंदी होती है उनकी चीज़ें टीचर्स को समझ में नहीं आती. तो आपको प्रेजेंटेबल बनना होगा. सबसे पहले हमने क्या लिखा? अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेच्युटी. कितना रिसीव किया है? 2,75,000 रिसीव किया है. फिर हमने इसके नीचे लिखा लेस exemption under section 10 subsection 10 lower of A. Amount received, it will be 2,75,000. Point number B and point number C. मैंने आपको पहले ही बताया था हम पहले A और C लिख लेते हैं. ठीक. स्टैट्यूटरी लिमिट कितने की है? The statutory limit is 20 lakhs. अब एज पर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को पढ़ा था एंड दिस पर्सन वाज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट. तो ये फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इनटू एवरेज सैलरी of last 10 months into number of completed years of service. Clear? If we go by this formula, then आंसर कितना होगा? You can do this in working note 1. ठीक. फाइनली हम इन तीनों में से लोएस्ट को लेंगे एंड डिडक्ट करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी. क्लियर? अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वो देखिए ध्यान से. Okay. Now working note 1. स्टेप 1. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. हमने अभी भी डिसाइड किया था. इसका मतलब ये दिसंबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 का पीरियड है. ठीक. अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो आपने देखा कि उसकी जुलाई से सैलरी बदल गई. पहले उसकी सैलरी क्या थी? इसका मतलब मैं अगर ये बात करूं तो दिसंबर 2018 से लेकर ठीक है जून 2019 तक उसकी सैलरी कितनी थी? 10,000 पर मंथ. और जुलाई 2019 से टू सितंबर 2019 उसकी सैलरी कितनी थी?
15,000 पर मंथ। ठीक, तो ये कितने महीने के पीरियड्स हुए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 7 मंथ्स। 7 मंथ्स यहाँ है, 3 मंथ्स यहाँ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10,000 इंटू 7 प्लस 15,000 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू, ठीक, वी कैन राइट 70 प्लस 45 बाई 10। The average salary is 11,500 per month. Now, as per the formula, the answer should be half into 11,500 into 25 years. Take, just tell me what is the answer. Divide, what is it's coming, 1 by 2 into 11,500 into 25. The value is coming 1,43,750. ठीक, तो ये हमें जाकर उस फॉर्मेट में पुट कर देना है। ठीक, मूव ऑन करते हैं वापस अपने फॉर्मेट में, एंड यहाँ कितना लिखेंगे? 1,43,750. नाउ व्हाट इज द लोएस्ट ऑफ द थ्री? 143,750. If we deduct this from 2,75,000, the answer will be 1,31,250. This is taxable gratuity. क्लियर? समझ में आया आप लोगों को हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को? कोई डाउट इसको लेकर तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। क्लियर? कि if you know something extra different from me, then you can contact me. Now just note some questions as your homework for today's class. Okay, ये तीनों questions आपके लिए homework है। Question number 1 is your homework. Question number 2 is again your homework, and 3 is also an homework. Clear? So actually this is not 3 questions, exactly 4, because question number 2 contains 2 part. तो आपको ये चारों क्वेश्चंस करना है, 2 on the basis if the person is not covered under the act, and 2 where he is covered under the act. Okay, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क बनाने हैं, and contact me regarding this. Thank you for today.